आज ये सियासत है कि फ्रीडम एक्सप्रेस के प्रोग्राम में बड़ी खुशनसीबी है कि एक ऐसे अहम आदमी के साथ मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है जिन्होंने पार्लियामेंट की तारीख रची है। 24 साल तक वो पार्लियामेंट के राज्यसभा के मेंबर रहे और साथ ही साथ 12-14 साल तक उन्होंने राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैनशिप संभाली है। ये प्रोग्राम सिर्फ इस मकसद से हम लोग करते हैं कि हम देखें कि हमारे बुजुर्गों ने जिस मुल्क का तस्वुर किया था वो मंजिल हमको मिल गई है या मंजिल हमारी कहीं भटक गई। और सियासत इस लेवल पे चली गई है कि हम जहां जाना चाहते थे वहां शायद नहीं पहुंच पाए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो इस मुल्क में खत्म होती नजर आ रही हैं। हमको हमारी खुशनसीबी ये है कि आज रहमान साहब हमारे बीच में हैं जिनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, जिन्होंने हिंदुस्तान को देखते बनकते हुए देखा है और अब जवाल की तरफ वो जा रहा है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के एतबार से। मैं रहमान भाई से एक मालूम करना चाहता हूं कि आपका तजुर्बा बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, आपका तजुर्बा एज ए सोशल एक्टिविस्ट रहा, आपने हिंदुस्तान की सियासत को बड़े करीब से देखा और राज्यसभा के अनगिनत वाकयात ऐसे हैं जहां आपकी सदारत में बड़े अहम फैसले हुए। क्या आपको लगता है कि इस मुल्क में वो काम हम पहुंच गए हैं कि जहां हमको अपनी पुरानी तारीख को दोहराना चाहिए या हम अब सारी उम्मीदें खो बैठे हैं? आपकी नज़र में आज की जो पार्लियामेंट है और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डेवलप हुई है और जिस तरीके से पार्लियामेंट की कदरें ख़त्म की गई हैं, यानी आज पूरे हिंदुस्तान में एक किसानों का आंदोलन चल रहा है, ऐसे वक्त में पार्लियामेंट को बर्खास्त कर देना और वो गुफ्तगू नहीं करना और उसका जवाब नहीं देना, इससे पहले के सेशन में जब कश्मीर के और लद्दाख में और हमारी चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया था, उस वक्त भी पार्लियामेंट बुलाया गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि साहब आपको क्वेश्चन आवर नहीं करने होंगे। मुझे याद है कि जब आप पार्लियामेंट में डिप्टी चेयरमैन पर्सन थे राज्यसभा के, तो आप स्ट्रिक्टली इस बात पे कहते थे कि क्वेश्चन आवर नहीं रुकेगा और क्वेश्चन आवर आपके ज़माने में बहुत अहम सवाल होता था सरकार से पूछने का और जवाब देने का। तो पिछले सेशन में तो पार्लियामेंट बुलाया गया मजबूरन, लेकिन ये कह दिया गया कि आपको कोई सवाल नहीं पूछना है। इस बार सवाल ये था कि पूरे दिल्ली को सब तरफ से घेर लिया है, पूरे हिंदुस्तान के किसान मजबूर हैं, सवाल कर रहे हैं। एक पार्लियामेंट ऐसा सेशन था जहां वो बात कर सकते थे, उनके नुमाइंदे बात कर सकते थे, उसको भी बर्खास्त कर दिया गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, हम इस पे आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं आज के दौर में। अस्सलाम वालेकुम अदीब भाई, मैं सबसे पहले आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने ये फ्रीडम एक्सप्रेस जो चैनल शुरू किया है, इसके ज़रिए से मुल्क के कोने कोने में आप हिंदुस्तान की जमहूरियत को, हिंदुस्तान की एक तहजीब को, तमद्दुन को ज़िंदा रखने के लिए ये कदम उठाए। मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। आपने एक बहुत अहम मसला छेड़ा है, जमहूरियत। यानी इस जमहूरियत जो हम हासिल किए हैं, ये हिंदुस्तान हम हासिल किए हैं बहुत से कुर्बानियों के बाद हासिल किए हैं। और जब मुल्क का तकसीम हुई उस पर तब ये तय किया गया कि एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट बनेगा, ना कि ये थियोरेटिक स्टेट बनेगा। मुझे अल्लाह का करम है कि मेरे 38 साल एज ए लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की जिंदगी में, मेरे पूरी जिंदगी के 38 साल इसमें गुजरे हैं। मैं डेमोक्रेसी और हमारी जो आज़ादी, जंग आज़ादी के पहले मैं पैदा हुआ। जंग आज़ादी के कुछ जो उस वक्त के हालात हैं, उससे बचपन मेरा गुजरा, उस वक्त पर तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, मगर बहुत ही एक ऐसा दौर था जो उसे आज याद करने की ज़रूरत हो रही है।
اس کے بعد آزادی ملی اور اللہ کا فضل ہے کہ ہندوستان کو ایک پنڈت نہرو اور کانگریس نے ایک اسٹیبل گورنمنٹ دی. یعنی ان کے میں کیا وہ سب ٹھیک تھا یہ میں نہیں کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے لیے ایک اسٹیبل گورنمنٹ دی انہوں نے. کانگریس کی میں ایک ہی اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ لگاتار 30 سال تک انہوں نے اسٹیبل گورنمنٹ دی. اب اس کے بعد اپوزیشن, جیسا کہ آپ نے کہا, آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں, ہر شہری, صرف پارلیمنٹ تک ہی محدود نہیں, ہر شہری یہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں باندھا ہوا, جکڑا ہوا ہے, اس کے خیالات کا اظہار نہیں کر پا رہا ہے. جو ہمیں آئینی آزادی دی گئی ہے کہ ہمارے خیالات کا اظہار کریں, کوسچن کریں, یعنی ڈیموکریسی کی جان ہے تو آپ کو سوال کرنے کا حق جو دیا گیا ہے وہ ہمارے سے کھینچا جا رہا ہے. تو یہ میں آپ کو تاریخ کے اس حصے کو لے جانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے 1930 میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ڈپریس کلاس کی طرف سے ریپرزنٹیشن کیا اور اس نے وہاں کہا کہ دیکھو آج نہ کل آپ جانا ہی ہے ہندوستان سے, اور آپ یہ ملک کسی نہ کسی کو سونپیں گے. کس کو سونپیں گے وہ سوال کرتا ہے, کس کو سونپیں گے؟ تو ظاہر ہے اگر ڈیموکریسی ہے تو میجارٹی کمیونٹی رول کرے گی, یہ ظاہر ہے. اگر آپ میجارٹی کمیونٹی کے, ہندوستان میں میجارٹی کمیونٹی کون سی ہے؟ یہ امبیڈکر کہتے ہیں, پوچھتے سوال اٹھاتے. ہندو میجارٹی کمیونٹی ہے, ظاہر ہے کہ وہ رول کریں گے. اگر وہ رول کریں گے, اگر آپ آئین میں وہ سیف گارڈز نہیں لائیں گے, جو اقلیت رہ جائیں, چاہے دلت ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے جو بھی اقلیت ہو, ان کے حقوق کو کیسا پروٹیکٹ کریں گے؟ آج آپ ہیں, ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں. جب ڈیموکریسی میں میجارٹیرزم آ جائے گی, ان کے پاس میجارٹی رہے گی, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم وہ اسپیچ کے ہم کچھ آج اسٹڈی کریں گے, ان کا لیکچر جو دنیا کے 100 اچھے لیکچرز میں سے مانا جا رہا ہے امبیڈکر کا, اس میں وہ نقشہ کھینچا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی, پارلیمنٹ کی اہمیت نہیں رہے گی, جوڈیشری کی اہمیت نہیں رہے گی, بیوروکریسی اپنے منمانی کرے گی. جو آج ہو رہا ہے اس کا نقشہ انہوں نے 1930 میں ہی کھینچ دیا ہے. تو یہ ہم کو ظاہر تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ میجارٹی رول میں یہ ہونے والا ہے. کانگریس کے دور میں ڈیموکریسی کو تقویت ملی. اپوزیشن جتنا بھی ہے, اپوزیشن سوال کرتا تھا. آج اپوزیشن کو سوال کرنے, جو بھی اپوزیشن ہے وہ سوال کرنے کا موقع نہیں دے رہا ہے. آج جو میجارٹیرین جو ہے 302 ممبرز جو ہیں, وہ اچھے سے اچھے حکمران کو بھی ڈکٹیٹر بنا دیتی ہے. تو آج ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے ہمارے ملک میں, ہم مانے یا نہ مانے. تو اس وقت پر پارلیمنٹ کی اہمیت ہی نہیں ہے. اب پارلیمنٹ کا جان ہے سوال اور جواب. آپ تو پارلیمنٹ ممبر رہے ہیں, آپ نے بغیر کسی ججک کے آپ جو اپنا حق ہے پارلیمنٹیرین کے حساب سے حکومت سے سوال کیا ہے, بہت ہی کٹھن سوال بھی کیا ہے, اور اپنے آپ اس کا نتیجہ بھی دیکھیں کہ کتنا اس میں بدلاؤ آتا ہے. جب حکومت سے اقتدار میں جو رہتے ہیں ان سے آپ کوسچن کریں گے تو اس وقت بدلاؤ کیسا آتا ہے. حکومت یہ یعنی کہ آج جو چل رہا ہے, آج کوسچن کا ختم ہو گیا ہے. میڈیا جو ہم 4th پلر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ ختم ہو, اس کو خریدا گیا ہے. تو آج آواز کہیں سے بھی سوال اٹھ نہیں رہا ہے, کہیں سے بھی آواز نہیں رہا ہے. تو ڈیموکریسی, یہ ڈیموکریسی نہیں, اس کو ایتھنک ڈیموکریسی کہتے ہیں. یعنی چند یہ قوم کی ڈیموکریسی ہے.
ये मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। अब इसमें ये कब तक चलेगा ये कोई कह नहीं सकता। जहां तक आप पार्लियामेंट की तरफ आता हूं, पार्लियामेंट हमारा आइन इतना अच्छा है कि इसको डिफाइन कर दिया है कि क्या है कि हमारे जो पावर्स हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीन हैं। इसके पार्लियामेंट में वाज़ेह तौर से दिया कि एक से एक पूरे इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी को किसी के ऊपर तक़वियत नहीं मिलेगी। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहेगी, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट रहेगा, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगी, एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होगी पार्लियामेंट। ये हमारे आइन का एक हिस्सा है। अब पार्लियामेंट किस तरह चलाना है, पार्लियामेंट में एक सवाल और जवाब कैसा हासिल करना है, क्वेश्चन आवर कैसा करना है, और मेंबर्स की जो हुकूक हैं उसको कैसा प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो रूल्स और प्रोसीजर खुद मेंबर्स बना लेते हैं, आपको तो मालूम। और यहां तक पार्लियामेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि आर्टिकल 98 और 107 में इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर की बात की है कि किसी के ऊपर कोई, अगर पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहां तक के है कि पार्लियामेंट का कोई भी, पार्लियामेंट जो स्पीकर होता है या चेयरमैन रहता है, वो हुकूमत से कोई एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, हुकूमत से कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो वो खुद मुख्तार है। पार्लियामेंट ये करने के बावजूद भी आज का जो ऐसा, मुझे जैसा कि आपने कहा, अल्लाह की फजल 10 साल में डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा रहा, स्टेट में भी मैं 2 साल राज्य लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन रहा मैं, तो इसलिए मेरे लगभग 10-12 साल एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही गुजरे हैं हाउस को चलाने में, हाउस को कंट्रोल करने में, मेंबर्स के हुकूक को कामयाब करने में। मैंने देखा है कि जब कर्नाटक में, जब मैं काउंसिल का चेयरमैन था, बहुत कम उम्र था मैं उस वक्त, तो मुझे जब रूल्स में ऐसा देखा कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, तो मैंने सवाल उठाया एज ए चेयरमैन कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनूंगा। मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है कि मैं ये हाउस इंडिपेंडेंट से चलाऊंगा। मैं किसी नॉमिनी, मेरा सेक्रेटरी हो, लेजिस्लेचर सेक्रेटरी हो, सब मैं अपॉइंट करूंगा, आप नहीं करेंगे। तो जब हुकूमत ने, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने, ये आप क्या कर रहे हैं, पूरे जो हमारा काम चल रहा था, मैंने कहा गवर्नर हेड है, मैं गवर्नर के पास जाऊंगा। मैं गवर्नर को बताया कि आप हेड है लेजिस्लेचर के, ये हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप दे। तो खुशी है कि मेरी जद्दोजहद से मैं कर्नाटक लेजिस्लेटर, जो इंडिपेंडेंट नहीं था, जो लॉ एंड पार्लियामेंट्री मिनिस्टर उसे कंट्रोल करता था, उसे इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर बनाने की वो जो ये मैंने किया है। तो आज प्रिसाइडिंग ऑफिसर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी, मैं रहमान भाई, कुछ आपकी इस बात से मुझे याद आया, आप कुछ ऐसे खुशगवार लम्हात भी मैंने पार्लियामेंट में देखे हैं कि आपको जब बात करनी थी तो आपने अपनी वो सीट छोड़कर, यानी उस वक्त हैसियत चेयरमैन के, डिप्टी चेयरमैन के नहीं, बल्कि नीचे आकर पार्लियामेंट एज ए पार्लियामेंटेरियन वो बातें आपने की थी जो गवर्नमेंट के खिलाफ थी। और क्या ये मुमकिन है, आज के हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देखा कि उन्होंने जिस तरह से ये बिल पास किया था किसानों का, क्या आज का प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये हिम्मत कर सकता है कि वो नीचे आए और अपनी हक की बात करे? ये मुमकिन नहीं रखता। जो आपके दौर में मैंने देखा है, यहाँ आपके दौर में एक और चीज थी कि अपोजिशन का जो राज्यसभा टेलीविजन था, वो अपोजिशन के ऊपर कंसंट्रेट करता था कि अगर वो मुखालफत कर रहा है। अब अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखें तो अपोजिशन पे कैमरा होता ही नहीं है, सिर्फ रूलिंग पार्टी की तरफ होता है और चेयरमैन की तरफ से या प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ होता है। जमहूरियत जब पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिखाई जा सकती, बोलने का तो सवाल ही नहीं। अगर कोई एहतजाज करता है
तो कैमरा उस पर फोकस नहीं होता है। यानी वो जो डेमोक्रेसी का मंदिर है उसको लम्हे लम्हे रोज के रोज तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये अपोजिशन के लीडरान क्यों खामोश हैं? क्या उन्होंने टोटल सरेंडर कर दिया है, या उनकी स्ट्रेंथ या उनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई? ये एक बहुत बड़ा मसला है एक आम हिंदुस्तानी के लिए, खासतौर से मेरे ऐसे लोग जिन्होंने काफी दिनों तक इन सियासी गलियारों में घूमा है। मेरा एक आइडियल हिंदुस्तान का जो खाका था वो मुझे खत्म होते हुए नजर आ रहा है, और वो सिर्फ उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी के लिए पूरी जिंदगी वक्फ करती हैं, बल्कि मुल्क की परवाह उनको नहीं रह गई है। मैं इस खास मौजू पर इसलिए बात करना चाह रहा था, और ये फ्रीडम एक्सप्रेस के इस प्रोग्राम में हम लोगों ने इस बात को रखा था कि हम देखें कि हमारी मंजिल क्या थी, हमारे बुजुर्गों ने किस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, और वो रफ्ता रफ्ता किधर को जा रहा है, और ये अपोजिशन की पार्टियां क्यों संजीदा नहीं होती हैं। और जब ये डेमोक्रेटिक जो ये मंदिर है हमारा, जहां आपने अभी कहा, बिल्कुल सही कहा कि वहां अपोजिशन को मौका मिलता था। मैं एज ए इंडिपेंडेंट एमपी, मैंने जब अपनी लिस्ट देखी उसके बाद मुझे मालूम नहीं था, तो मुझे पता लगा कि मैंने कोई 700 क्वेश्चंस थे इंडिपेंडेंट एमपी के, उसके जवाब दिए गए। अब ये सब कहाँ चला गया? अब क्या ये मुमकिन है कि कोई कर सकता है? अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने सही कहा। जब हम चेयर पे बैठते तो आपको मालूम है, आप इंडिपेंडेंट मेंबर्स को अदर्स में काउंट किया जाता था, और उनका जो टाइम अलोकेट होता था पूरे मेंबरों का 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट। मगर आप देखे हैं कि अदर्स में दूसरों को पार्टी नॉमिनेट करती है स्पीकर्स की, मगर अदर्स में वो इंडिपेंडेंट में हर अदर्स में इंडिपेंडेंट उनको मौका मिलना चाहिए। तो जहां तक मुझे याद है कि हम पहले अदर्स को, हर आदमी को बात करने का मौका देते थे, हर मेंबर को बात करने का मौका देते थे। जैसा आपने देखे कि आप हर डिबेट में हिस्सा लिए, जब कांग्रेस के मेंबर होते हुए आप हर डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते थे जी। तो अदर्स इसीलिए होते हैं कि वो अपना ख्याल किसी पार्टी के बंधन में नहीं आए हुए अपना ख्याल इज़हार करें, और इसलिए हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की भी जिम्मेदारी की ज्यादा से ज्यादा उनको मौका दिए बात करें। आज वो नहीं है। आज जो है, सबसे पहली बात है कि पार्लियामेंट के नंबर ऑफ डेज कम कर दिए गए। यानी पार्लियामेंट, यानी मैंने तो सारे दुनिया के कॉमनवेल्थ, पार्लियामेंट्री, आईपीओ, पूरे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वहाँ ये बहस होती है कि डेमोक्रेसी कैसा चलाया जाए, पार्लियामेंट कैसा चलाया जाए, लोगों के हुकूक को कैसा प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये बहस होती रहती है। अब वहाँ आईपीयू में हो, सीपीए में हो, वहाँ ये तय किया गया था कि 100 दिन मिनिमम कोई भी पार्लियामेंट हो, 100 दिन पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेचर हो, 100 दिन से ज्यादा बैठना चाहिए, उससे ज्यादा कम। अब हुकूमत के प्रेशर पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने क्या कर लिया है कि अब लास्ट ईयर 57 डेज टोटल पार्लियामेंट, इतने बड़े मुल्क के चलाने की पार्लियामेंट 57 दिन मिले हैं, उसमें भी 15-20 दिन तो डिस्टर्बेंस से हाउस नहीं चला। तो ये क्या डेमोक्रेसी? कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पार्लियामेंट के ज्यादा सेशंस हो, सिटिंग्स हो, ताकि उनकी जवाबदेही हो। यानी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जान जो है कि क्वेश्चनिंग, उसको खत्म कर दो। अब देखिए, एक विंटर सेशन ही खत्म कर दिया गया जी, पेंडेमिक के नाम पे। विंटर सेशन ही खत्म हो गया। रहमान भाई, इसका कोई जवाब है कि ये इसके ऊपर इसकी लीगलिटी क्या है? क्योंकि पार्टी को बुलाना चाहिए था, उनकी राय लेनी चाहिए थी। बगैर इसके क्या ये स्पीकर जो है वो ये फैसला ले सकता है कि पार्लियामेंट कि हम सेशन करेंगे या नहीं करेंगे? इसका क्या कानूनी क्या है?
यहाँ एक कानूनी अड़चन जो है कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट की बिजनेस चलाने के लिए अहम है, तो गवर्नमेंट कब कहती है कि हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, और ये गवर्नमेंट तय करेगी कि पार्लियामेंट बुलाएं, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि एक सेशन से दूसरे सेशन तक 6 महीने के अंदर सेशन बुलाना लाजिमी है। गवर्नमेंट्स थोड़े गवर्नमेंट्स ये कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर भी ये कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाइंडिंग है उसको करने के लिए ये क्या 2 दिन का सेशन बुला देते हैं, उसके बाद 6 महीने और सेशन नहीं बुलाते। खासकर बहुत से स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है। आज पार्लियामेंट में कभी नहीं हुआ। पार्लियामेंट में ये पहली मर्तबा है, जंग के वक्त भी नहीं हुआ कभी पार्लियामेंट ये एक सेशन को खत्म किया गया, आज तक पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में नहीं। क्योंकि मैंने ये वाकया पढ़ा है कि जब चाइना ने सन 62 में से हमारी जंग हो रही थी तो पार्लियामेंट चल रहा था और नेहरू ने 11 डिबेट में पर्सनली हिस्सा लिया था और जवाब दिए थे और बड़े सख्त जवाब उनसे मांगे गए थे, लेकिन वो पार्लियामेंट का सेशन चलता रहा था और ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर ये कानूनी नुक्ते से भी है तो ये अवाम में कोई आवाज उठाने की जरूरत क्यों नहीं हो रही है? लीडर्स को ये बात उठाने के लिए अवाम में क्यों नहीं जाते? देखिए, अवाम जो है आज एक इफोरिया में मुब्तला हो गई। अब जो पार्टी इक़्तिदार में है वो अवाम के जज्बात से खेल रही है। अवाम में जैसा जब एक जज्बात उभरते हैं या एक पोलराइजिंग एटमॉस्फेयर जब ला लेते हैं तो अवाम उसी को देखती है, अपने मफाद, अपने मुश्किलात, डेमोक्रेसी सब भूल जाती है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि वो जाहिर है कि वो अच्छे मुखर्रिर है, अच्छे ऑरेटर है, वो पूरी लोगों को मेस्मराइज कर सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स जो अब एमर्ज होते हैं वो या तो बड़े ज़हीन होते हैं, बात कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, और जरा ऐसे भी लीडर्स एमर्ज हो जाते हैं जो अपनी तकरीर के बल पर लोगों को मेस्मराइज कर देते हैं। लोग जब तक लोग पहचानेंगे इनको बहुत देरी हो जाएगी। आज हिंदुस्तान का यही नक्शा है, यानी कि आज प्राइम मिनिस्टर मुल्क इतनी मुश्किलों से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, जीडीपी 10-15% माइनस हो रही है, बैंकों में लूट हो रही है, और कोई भी एक सेक्टर में तरक्की नहीं है, मगर लोगों के सामने ये नक्शा प्रेजेंट किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चल रहा है, प्रोग्रेस की दौर में है हम। तो ये कह रहे हैं, लोग मान रहे हैं। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि लोग जानते हुए भी, मुश्किलात सहनते हुए भी लोग आवाज नहीं उठा रहे, क्योंकि आवाज का जरिया नहीं है। यानी हर चीज कंट्रोल होगी है, अगर लोग आवाज उठाएंगे, वो कहाँ कैसा लोगों को मालूम होगा कहीं आवाज उठ रही है, जब टीवी आपका है, मीडिया आपका है, सब कुछ आपका है। अब रहा छोटे मोटे सवाल ऐसे सोशल मीडिया में हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया में भी ट्रोलिंग के जरिए से उनको भी कंट्रोल किया जा रहा है। यानी अब माहौल ये है कि एक मखसूस कौम को हमने सबक सिखा दिया है, बस ये काफी है, मुल्क तबाह हो जाए, बल्कि एक मखसूस कौम को हमने उसका सबक सिखा दिया है। ये आज की सोच हमारे हिंदुस्तान में बन गई है। सोच आपने सही कहा कि आज ये है कि हमारे मुल्क के दूसरे नॉन मुस्लिम भाइयों को मुसलमानों का खौफ दिखाते हैं। ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है, ये नॉन पेट्रियाटिक है, ये नेशनलिस्ट नहीं है।
یہ ایک ماحول پیدا کر دیا ہے کہ لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں. جو لوگ بھائی چارگی ایک سیکولرزم میں ان کی بلیف تھی, تو ایسے لوگ آ کے ان کا ایک تجربہ جو ہے 90 سال کا تجربہ ہے. انہوں نے بڑے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے کہ کیسے دو بڑے مذہبوں کو دور رکھا جائے. تو یہ تجربہ ان کا, جیسا ہم کوئی چیز کو ریسرچ کرتے ہیں, انہوں نے برسوں سے ریسرچ کرتے آئے. ہمارے اکابر بھی وارن کیے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ادیب بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا, اپنے آپ کو ہر میدان میں مجبور سمجھنا شروع کیا. ہم مائنارٹیز ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک مائنارٹی سنڈروم ہمارے میں ڈیولپ ہو گیا ہے. ہم آخر یہ نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, اور اب ہم تمام ذمہ دار ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ موقع دیا تھا اور دیا ہے, تو ہم بھی کہیں نہ کہیں ہمارے مذہبی رہنما, ہمارے سیاسی لیڈران کہیں نہ کہیں, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہماری لیڈرشپ کو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ابھرنے نہیں دیا. اگر آپ کو کہیں ابھر رہا ہے تو اس کو ختم کر دیا گیا. اور ایسے لیڈروں کو, مسلم لیڈروں کو, ایسے لیڈروں کو لایا گیا جو قوم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. ان میں سوال کرنے کا ان کو حق ہی نہیں ہو گیا, ہٹی میں بندھے گئے, حق نہیں ہوا. تو کہیں نہ کہیں یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت بھی ذمہ دار ہے آج کا ماحول پیدا کرنے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کی ذمہ داری مسلم لیڈرشپ اور قیادت پہ بھی ہے اور ان کی سیاست پر بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہندوستان میں ایک بہت بڑا سنجیدہ ہندو قوم کا طبقہ ہے جو ہم سے زیادہ پریشان ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت کا جو طوفان ہے یہ اس منزل پہ چلا گیا ہے جس پہ پاکستان نے اپنی راہ تیار کی تھی. لیکن اس ملک کے سیکولر لوگوں نے تو سانجھی وراثت کی بات کی تھی, آج وہ بھی خطرے میں محسوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے دور میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی یہی ہے کہ میں آزادی سے پہلے میرا بھی دنیا میں آیا میں, اور بچپن میں جو میں نے دیکھا تھا اس وقت سے اور آج کے دور میں اس 76 سال گزرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کہیں بہت بڑی غلطی مسلم قیادت سے بھی ہوئی ہے. لیکن اس میں بہت سی سیکولر پارٹیاں بھی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ, مجھے یاد ہے جس وقت آپ لوگوں کی سرکار تھی اس وقت سارے مسلمان جو UPA-1 میں جو کام کیا گیا تھا, سچر کمیٹی آئی تھی, اس میں آپ کا بہت اہم رول تھا, اور آپ نے بحیثیت مائنارٹی منسٹر کے اور منسٹر نہ ہونے کے علاوہ بھی جو کام کیے تھے, اس وقت آپ کے پاس کتنے مسلمان آتے تھے کہ صاحب آپ نے یہ کام کب چھوڑ دیا, اس کو اور کر دیجئے. اب سب کچھ ختم ہو گیا, کوئی مسلم لیڈر آپ کے پاس آتا ہے سو کالڈ کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کمزوری مسلم لیڈرشپ نے دکھائی کہ جو ان کی مدد کر رہے تھے انہی کی گردن پہ چڑھے ہوئے تھے, اور جنہوں نے ڈنڈا سنبھال لیا اب سب گھروں میں چلے گئے. تو سیاست یہاں سے بھی ختم ہوئی ہے. لیکن جو سب سے بڑی سیاست ہو گئی ہے کہ جب ڈیموکریسی کی ویلیو ختم ہو گئی, جب ایک اقتدار آ گیا. آپ نے صحیح کہا کہ بھئی تقریر کے اوپر بہت سے لیڈر بن جاتے ہیں. ہم نے ہٹلر سے لے کے سبھی کو دیکھا, ہٹلر کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ مقرر ایسا تھا کہ ایک سما باندھ دیتا تھا, اور سما باندھ کے اس نے دنیا کا کیا حشر کیا. کہیں ہم اس طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ بالکل جا رہے ہیں, اس میں کوئی دو شک نہیں ہے عادل بھائی, یہ بالکل جا رہے ہیں. اگر ہندوستان کا ہر شہری اس کے احساس نہیں کیا تو ہندوستان ایک, میں سمجھتا ہوں کہ اسی لائن پہ جا رہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا میں یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں, ہر انٹلیکچوئل کہہ رہا ہے. آپ نے صحیح کہا کہ اس ملک کا ہندو بھائی ہے ایک سیکولر ہے. ابھی بھی
80% लोग सेक्युलर हैं। बिल्कुल। ये जो हो रहा है ये 20% में है। ये हमारी गलती है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जी। हम मुस्लिम क़ियादत है, चाहे मजहबी क़ियादत हो या सियासी क़ियादत हो, हम हमारे हिंदू भाइयों तक नहीं पहुंच रहे हैं। हम उनसे राबिता कम कर दिए हैं। हमारे नौजवानों का राबिता कम हो गया है और उनको अब एक कमरे में बंद हो गए हैं हमारे नौजवान। जी, ये हम लोगों ने तालिब इल्मी के जमाने में जो हमारे दोस्त थे, हमको ये पता ही नहीं था कि ये हिंदू या मुसलमान, हम सब दोस्त थे। आज ये डिवीजन हो गया है। आज जो हमारे नाम नेहाद तंजीमें उभर कर जज्बात में लाकर यानी उनको मजहबी जज्बात, देखिए आज चंद हमारे मजहबी कायद, चंद, मैं पूरा को इल्जाम नहीं लगाता, चंद मजहबी कायदों ने ये समझ लिया है कि सियासत भी उनका पोर्टफोलियो है। बिल्कुल, हम रहनुमाई करेंगे, यानी उलमा रहनुमाई करेंगे, सियासत में भी, डेमोक्रेसी में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वही रहनुमाई करेंगे जी जी। यानी मैं मतलब क्या आज का नौजवान को अलग, आज अगर मुझे यही फिक्र होती है कि हमारा नौजवान इस मिली जुली कल्चर से दूर है, उनको कहीं ना कहीं मजहबी जज्बात में लाके रेडिकलाइज किया जा रहा है। इसके ऊपर सिर्फ मुसलमानों को संजीदगी से सोचना पड़ेगा। मुसलमान का हमारे आने वाली नस्ल को हम किस तरह से आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। रहमान भाई, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब ये पता लगा कि एक नई इमारत पार्लियामेंट की बनाई जा रही है और उसका शिलान्यास हुआ। उसमें कोई अपोजिशन का लीडर मौजूद नहीं था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो उस तक को मदऊ नहीं किया गया था। वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो भी मौजूद नहीं था। एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी हैसियत सिर्फ एमपीज का लीडर होने की है, हुकूमत चलाने की। स्पीकर जो है वो पार्लियामेंट का कैप्टन होता है, वो भी नहीं था। एक इतना बड़ा खर्चा, अखराजात किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब हमारी जमहूरियत बहुत बड़ी होने जा रही है। क्या इमारत से जमहूरियत की पहचान होगी या उस गुफ्तगू से या उस डिस्कशन से जहां बोलने और कहने की इजाजत हो, उस पार्लियामेंट से होगी? क्योंकि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इसका शिलान्यास किया है, उनका तो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड यही है कि वो जिस दिन सेशन शुरू होता है उस दिन आते हैं और जिस दिन आखिरी दिन आते हैं, 2 दिन वो पार्लियामेंट को अटेंड करते हैं मैक्सिमम, या एक आध बार कभी आ गए। ऐसे अखराजात या ऐसी बिल्डिंगें अगर बनेंगी, उसका क्या हैसियत है जब हमारे मुल्क में हालात इतने खराब है फाइनेंशियली। ये जो दिखाने का जो तस्वुर है, ये जो गेमिक है, इससे जमहूरियत को कितना फायदा होने वाला है। और दूसरी बात एक ये है कि मुझे याद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में कोई भी सरकारी इमारत रखी जाती थी तो फीता कटता था। आज वो डेमोक्रेटिक वो मंदिर जो बन रहा है, वहां एक मखसूस पूजा होती है एक मजहब की, और उसकी बुनियाद रखी जाती है एक डेमोक्रेसी, एक सेकुलर कंट्री में। ये कहां तक ठीक है? देखिए अदीब भाई, एक बहुत बड़ा अलमिया है मुल्क का। पार्लियामेंट, जैसा कि हम तमाम कहते हैं कि जमहूरियत का मंदिर है, और हमारे पास हेरिटेज है, यानी ऐसी इमारतें हैं जो हजारों साल रहते हैं। हमारी पार्लियामेंट भी वैसा ही एक स्ट्रक्चर है जो हजारों साल तक भी चल सकती है। यानी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ले लिए, मदर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ जो वेस्टमिनिस्टर जो पार्लियामेंट बचती है,
वो 400-500 साल पुरानी इमारत है जी, तकरीबन अमेरिका 500 में। साल। कैपिटल हिल ले लीजिए, वो भी जब से अमेरिका में डेमोक्रेसी शुरू हुई उस वक्त का स्ट्रक्चर है। सारी दुनिया में डेमोक्रेसी उसको इज्जत दी जाती है, उसको उसकी एक अहमियत है। और हमारे पार्लियामेंट में भी ये नहीं कि हम गौर नहीं किए पहले क्या इमारत की जरूरत है या इमारत की जैसे। हमारे पार्लियामेंट में एक कमेटी भी है इमारत की तहफ्फुज के लिए। स्पीकर उसके चेयरमैन होते हैं, मैं उसका वाइस चेयरमैन था। तो हम अगर पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एक मेख भी लगाना है तो वो कमेटी की अप्रूवल होनी चाहिए, उसकी इतनी अहमियत थी। अब ये कि ये सिर्फ अना है हमारे वज़ीर आज़म की कि मेरे ज़माने में ये बने। ये जो मई का लफ्ज़ है, उन्होंने शिलान्यास भी किया कि अपने घर का शिलान्यास कर रहे हैं। यानी अगर कोई आदमी अपने घर का जो शिलान्यास, उसी तरह से हर ना प्रेसिडेंट ना चेयरमैन जैसा आपने कहा, ना स्पीकर, कोई नहीं, सिर्फ ये। और यहाँ तक किसी को बुलाया भी नहीं गया। और मुझे एक ऐसी दावत इस वक्त आई कि कल शिलान्यास से आज शाम को मुझे एक खत पहुंचता है स्पीकर से, आप इस पे हिस्सा लीजिए। तो ये तमाशा है। और तो ये सवाल जब है तो अखबारों को सवाल उठाना चाहिए, मीडिया को सवाल उठाना चाहिए। अब बहुत बदकिस्मती है कि जैसा कि आपने फ्रीडम एक्सप्रेस शुरू किया है, बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से जो मीडिया आना चाहिए लोगों तक। हम चाहे माने या ना माने हुकूमत, हम उनको लोगों को बेदार करना पड़ेगा। ये बेदारी का एक हम तमाम के लिए जरूरत है। तो आवाज उठाना चाहिए, चाहे कितनी भी धीमी आवाज हो। आज वो आवाज धीमी होगी, इंशाअल्लाह कल चलकर बहुत बड़ी आवाज, जोर की आवाज आएगी और उसका असर होगा। तो आज मैं इस बात पर इस टॉपिक को कंक्लूड करूंगा कि डेमोक्रेसी इज डेंजर। मेजॉरिटियन रूल चल रहा है, एथनिक डेमोक्रेसी है और लोगों में पोलराइज एटमॉस्फेयर हो गया है, हम माने या ना माने। अब हमारी जिंदगी, खासकर अक़लियतों की जिम्मेदारी है कि हम उन तक पहुंचे, हमारा पैगाम लेकर पहुंचे। और मुझे यहाँ याद आ रहा है कि मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा से ये एड्रेस किया था, याद रखो अगर आप अक्सरियत से दूर रहेंगे, अक्सरियत तक इस्लाम का सही मैसेज नहीं पहुंचाएंगे, आपकी ये नमाजें, आपके तहज्जुद, आपके इशराक के नमाजें, आपके रोजे कुछ काम नहीं आएंगे। वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान स्पेन बन जाएगा। 20 साल पहले वार्न किया है, मैं और आप नहीं कह रहे हैं, मौलाना अली मियां ने उलमाए कराम से कहा है। यानी कि उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाया है कि देखो इस्लाम को सही तरीके से पहुंचाओ। जो आज आप पहुंचा रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। आज जो जज्बाती इस्लाम को पहुंचा रहे हैं वो सही नहीं है। और इसी तरह से हमारे सियासतदानों को, मुसलमान जो अक़लियत के सियासतदान, खासकर मुस्लिम कायदीन हैं, जो सियासी कायदीन हैं, उनके लिए भी एक वार्निंग कि आप सिर्फ अपने अना में बैठे रहें। यानी अना सबसे बड़ी इंसान की दुश्मन है, यानी इंसानियत की भी दुश्मन है। आज जो अगर मुसलमान जो कायदीन हैं, चाहे दीनी कायदीन हैं, इनको अना छोड़ के हम फिक्र करना चाहिए। अगर हम फिक्र नहीं करेंगे तो अल्लाह के पास भी जवाब दे तो होंगे जरूर, मगर यहाँ भी पीटे जाएंगे। जी, शुक्रिया रहमान भाई, आपने ठीक कहा कि हम लोग ये फ्रीडम एक्सप्रेस एक छोटी सी कोशिश शुरू की है। यकीनी तौर पर ये चैनल जो है ये किसी एक आदमी का नहीं है। हम लोगों ने सवेरा नेटवर्क बनाया था, प्रोफेसर त्रिपाठी IIT के हमारे दोस्त हैं, गांधीनियन, उनके साथ मिल के बनाया था। आपस में हम लोग चंदा करके निकालते हैं
और सिर्फ हमारी इतनी ही ख्वाहिश है कि अगर हम कुछ न कह सके तो इतना जरूर कह सकेंगे कि माना कि चमन को गुलसिता कर न सके, कुछ खार कम कर दिए निकले जिधर से हम। तो कम से कम इतनी कहने की हैसियत हमारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमान भाई, आपने वक्त दिया और हम सब लोग कोशिश करेंगे कि आपकी इस बात को जहां तक पहुंचा सकें पहुंचाएंगे, क्योंकि यही छोटी छोटी आवाजें अगर हम निकालें तो शायद लोगों की समझ में आ जाए कि इस मुल्क के बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, चाहे वो अक़लियत हो चाहे वो अक्सरियत हो। पहले मुल्क अफजल है, फिर जमाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आदिब।